सबसे पहले तो बेसिक इंट्रोडक्शन है और ये हमें समझ में आता है कि जैसे जैसे हमारे इकोनॉमी में डिजिटलाइजेशन की शुरुआत हुई है वैसे वैसे ये देखने को मिला है कि नए नए टेक्नोलॉजी बेस्ड एप्लीकेशंस को मार्केट में रेगुलरली लॉन्च किया गया है। और इसके पीछे मोटिव क्या है? मोटिव बड़ा सिंपल है कि हमारी इकोनॉमी को किसी भी तरीके से इम्प्रूव किया जाए। मोटिव बड़ा सिंपल है कि हमारा जो कस्टमर एक्सपीरियंस है उसको इम्प्रूव किया जाए, उसको और थोड़ा ईजी किया जाए। स्पेशली पिछले 8-10 साल में ये ज़्यादा नोटिसेबल है, ये ज़्यादा देखने को मिला है कि जैसे जैसे हमारे इकोनॉमी में डिजिटलाइजेशन आया है वैसे वैसे इस फाइनेंस के फील्ड में नए नए टेक्नोलॉजी बेस्ड एप्लीकेशंस को रेगुलरली लॉन्च किया गया है और उसका फ़ायदा भी हमें देखने को मिला है। हमारी इकोनॉमी में भी बहुत सारी चीज़ें ईजी हुई हैं और हमारा जो कस्टमर एक्सपीरियंस है वो भी बहुत सिग्निफिकेंटली इम्प्रूव हुआ है। नेस्कॉम जो कि ट्रेड एसोसिएशन है इंडिया की, उसका ये कहना है कि 2025 तक ये जितने भी टेक्नोलॉजी बेस्ड प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज हैं ये ग्लोबल जीडीपी का ऑलमोस्ट हाफ कंट्रीब्यूट करेंगे। नेस्कॉम का ये कहना है कि 2025 तक ग्लोबल जीडीपी लगभग $100 ट्रिलियन के बराबर होगी और इसमें से ऑलमोस्ट हाफ ऑफ द कंट्रीब्यूशन जो है वो आएगा टेक्नोलॉजी बेस्ड प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज से। ये क्या दिखाता है कि ये जो टेक्नोलॉजी बेस्ड प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज हैं ये आने वाले टाइम में बड़ा सिग्निफिकेंट, बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करने वाले हैं। इनफैक्ट ये कहा गया कि 9 डिजिटल टेक्नोलॉजीज ऐसी हैं जो कि आने वाले टाइम में फास्टेस्ट ग्रोइंग होंगी, जिनका हाईएस्ट इम्पैक्ट होगा। और ये जो 9 डिजिटल टेक्नोलॉजीज हैं ये ग्लोबल जीडीपी का ऑलमोस्ट 1/3 कंट्रीब्यूट करेंगी। इन 9 डिजिटल टेक्नोलॉजीज में से 3 फाउंडेशनल टेक्नोलॉजीज होंगी, 3 मोस्ट इंपॉर्टेंट टेक्नोलॉजीज होंगी। कौन कौन सी? एक क्लाउड कंप्यूटिंग, दूसरी बिग डेटा एनालिटिक्स और तीसरी साइबर सिक्योरिटी। 9 डिजिटल टेक्नोलॉजीज ऐसी हैं जो कि फास्टेस्ट ग्रोइंग होंगी, जिनका हाईएस्ट इंपैक्ट होगा। और ये जो 9 डिजिटल टेक्नोलॉजीज हैं ये ग्लोबल जीडीपी का ऑलमोस्ट 1/3 कंट्रीब्यूट करेंगी। इन 9 डिजिटल टेक्नोलॉजीज में से 3 फाउंडेशनल टेक्नोलॉजीज हैं। कौन कौन सी? एक क्लाउड कंप्यूटिंग, दूसरा बिग डेटा एनालिटिक्स और तीसरा साइबर सिक्योरिटी। और इसके अलावा 6 और बड़ी इंपॉर्टेंट डिजिटल टेक्नोलॉजीज हैं। कौन कौन सी? एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, दूसरा इंटरनेट ऑफ थिंग्स, तीसरा 3D प्रिंटिंग, चौथा रोबोटिक्स, पांचवा ब्लॉकचेन और छठवा इमर्सिव मीडिया। बहुत सिंपल, नेस्कॉम ये कह रहा है, उसका प्रेडिक्शन ये है कि 2025 तक ये जो टेक्नोलॉजी बेस्ड प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज हैं ये ग्लोबल जीडीपी का ऑलमोस्ट हाफ कंट्रीब्यूट करेंगे। 9 डिजिटल टेक्नोलॉजीज ऐसी हैं जो कि फास्टेस्ट ग्रोइंग होंगी, जिनका हाईएस्ट इंपैक्ट होगा और ये ग्लोबल जीडीपी में लगभग 1/3 कंट्रीब्यूट करेंगी। इनमें से 3 सबसे इंपॉर्टेंट डिजिटल टेक्नोलॉजीज कौन कौन सी हैं? एक क्लाउड कंप्यूटिंग, दूसरा बिग डेटा एनालिटिक्स और तीसरा साइबर सिक्योरिटी। ये बेसिक इंट्रोडक्शन है। इस बेसिक इंट्रोडक्शन को आप खुद से भी लिख सकते हो। आपको बस इतना समझ में आना चाहिए कि ये जो टेक्नोलॉजी बेस्ड प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज हैं ये आने वाले टाइम में बहुत सिग्निफिकेंट, बेहद इंपॉर्टेंट रोल प्ले करने वाले हैं। और आने वाले टाइम में क्या, आज भी बहुत सिग्निफिकेंट रोल प्ले करते हैं ये टेक्नोलॉजी बेस्ड प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज। फिर सवाल आता है, व्हाट इज फिनटेक? फिनटेक क्या होता है? फाइनेंशियल टेक्नोलॉजी। फिनटेक ये कॉम्प्रिहेंसिव टर्म है। फाइनेंस के फील्ड में जितनी भी टेक्नोलॉजीज को यूज किया जा रहा है इकोनॉमी को इंप्रूव करने के लिए, कंज्यूमर के एक्सपीरियंस को इंप्रूव करने के लिए, उन सब के लिए एक कॉम्प्रिहेंसिव टर्म है फाइनेंशियल टेक्नोलॉजी, फिनटेक। जैसे जो सॉफ्टवेयर आप यूज कर रहे हो, जो मोबाइल एप्लीकेशन आप यूज कर रहे हो, जो भी अदर टेक्नोलॉजी आप यूज कर रहे हो, अगर सिंपल लैंग्वेज बोलें तो ये जो छोटी सी मोबाइल की पेमेंट ऐप आपके फोन में है उससे लेके जितना भी ब्लॉकचेन का नेटवर्क है उस तक, जितनी भी टेक्नोलॉजीज फाइनेंस के फील्ड में यूज की जा रही हैं कस्टमर के एक्सपीरियंस को इंप्रूव करने के लिए, बिजनेस के एक्सपीरियंस को इंप्रूव करने के लिए, उन सब के लिए कॉम्प्रिहेंसिव टर्म है फिनटेक, उन सब के लिए कॉम्प्रिहेंसिव टर्म है फाइनेंशियल टेक्नोलॉजी। फाइनेंशियल स्टेबिलिटी बोर्ड फिनटेक को कैसे डिफाइन करता है और पूरी डेफिनेशन देख लेते हैं हम। फाइनेंशियल स्टेबिलिटी बोर्ड कहता है द टेक्नोलॉजी इनेबल्ड इनोवेशन इन फाइनेंशियल सर्विसेज that could result in new business models, applications, processes or products
with an associated material effect on provisions of financial services is known as fintech। इसको अगर सिंपल लैंग्वेज में बोलें तो ये कहा जा रहा है कि फाइनेंशियल सर्विसेज के फील्ड में जितने भी टेक्नोलॉजी इनेबल्ड इनोवेशंस हो रहे हैं, चाहे वो नए बिजनेस मॉडल्स के फॉर्म में हो, चाहे वो एप्लीकेशंस के फॉर्म में हो, चाहे वो प्रोसेसेस के फॉर्म में हो, चाहे वो प्रोडक्ट्स के फॉर्म में हो, अगर इन इनोवेशंस की वजह से फाइनेंस के फील्ड में कुछ पॉजिटिव चेंज आ रहा है, कस्टमर के एक्सपीरियंस में कुछ इंप्रूव हो रहा है, बिजनेस को रन करने में कुछ ईज हो रहा है, तो उस सबको बुलाया जाएगा क्या? फिनटेक। उस सबको क्या बुलाया जाएगा? फाइनेंशियल टेक्नोलॉजी। और फिनटेक कंपनी क्या होती है? कोई भी ऐसा बिजनेस जो कि इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी को यूज करता है टू मॉडिफाई, एनहेंस और ऑटोमेट फाइनेंशियल सर्विसेज फॉर बिजनेसेस और कंज्यूमर्स। कोई भी ऐसा बिजनेस जो कि इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी को यूज करता है फाइनेंस के फील्ड में, बिजनेसेस के एक्सपीरियंस को इंप्रूव करने के लिए, कंज्यूमर्स के एक्सपीरियंस को एनहेंस करने के लिए, ऐसे बिजनेस को कहा जाता है फिनटेक कंपनी। और ये जो है कि फिनटेक क्या है, इसको भी रटने की जरूरत नहीं है, ये तो किताब में दे रखा है और किताब के हिसाब से हमने पढ़ लिया। अगर आपको फाइनेंशियल टेक्नोलॉजी ये दोनों टर्म समझ में आते हैं तो डेफिनेशन को आप खुद से लिख सकते हो। हर चीज को क्रैम करने की, रटने की जरूरत नहीं होती है। यूपीएससी में बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो कि आपको अपने माइंड के एप्लीकेशन से लिखनी होंगी, अपनी समझ के हिसाब से लिखनी होंगी। एक लाइन में अगर बोले फिनटेक क्या है, फाइनेंस के फील्ड में बिजनेसेस और कस्टमर्स के एक्सपीरियंस को इंप्रूव करने के लिए जितने भी इनोवेशंस किए जा रहे हैं, जितने भी प्रोडक्ट्स और सर्विसेज को लॉन्च किया जा रहा है, उन सब के लिए एक कॉम्प्रिहेंसिव टर्म है फिनटेक। बेसिक इंट्रोडक्शन एंड व्हाट इज फिनटेक होपफुली आपको समझ में आया होगा। फिर इसके बाद टर्म है क्रिप्टो करेंसी। और क्रिप्टो करेंसी क्या होती है ये होपफुली आप सबको पता होगी, इस पे बात भी हुई है और ये तो बहुत ही चर्चित टॉपिक है। क्रिप्टो करेंसी बेसिकली एक डिजिटल एसेट है, बेसिकली एक वर्चुअल एसेट है जिसको यूज किया जाता है एज मीडियम ऑफ एक्सचेंज ओवर द इंटरनेट। इस क्रिप्टो करेंसी को, इस डिजिटल एसेट को मीडियम ऑफ एक्सचेंज के तौर पे यूज किया जाता है। क्रिप्टो करेंसी जो है वो क्रिप्टोग्राफी को यूज करती है फॉर सिक्योरिटी। सिक्योरिटी पर्पसेस के लिए क्रिप्टोग्राफी को यूज किया जाता है बाय द क्रिप्टो करेंसी। और क्रिप्टोग्राफी क्या होती है, अगर बहुत सिंपल लैंग्वेज बोले समझने के लिए, तो ये एक एल्गोरिथम बेस्ड सिस्टम है। एल्गोरिथम बेस्ड सिस्टम है क्रिप्टोग्राफी, जिसको यूज किया जाता है फॉर सिक्योरिटी। सबसे इंपॉर्टेंट चीज, क्रिप्टो करेंसी इज अ डिसेंट्रलाइज्ड करेंसी। डिसेंट्रलाइज्ड करेंसी है, इसके ऊपर ना किसी गवर्नमेंट का कंट्रोल, ना किसी इंस्टीट्यूशन का कंट्रोल, ना किसी इंडिविजुअल का कंट्रोल। बेसिकली एक कंप्यूटर्स का नेटवर्क होता है, उस कंप्यूटर्स के नेटवर्क में क्रिप्टो करेंसीज को माइन किया जाता है। और ये जो क्रिप्टो करेंसी को माइन किया जा रहा है, इसका जो डेटा है वो डेटा सभी के पास में होता है, कोई एक सेंट्रलाइज्ड अथॉरिटी नहीं होती है। तो क्रिप्टो करेंसी इज अ डिसेंट्रलाइज्ड करेंसी। बेसिकली क्रिप्टो करेंसी एक फॉर्म है डिजिटल एसेट की, जो कि बेस्ड है ऑन अ नेटवर्क दैट इज डिस्ट्रीब्यूटेड अक्रॉस अ लार्ज नंबर ऑफ कंप्यूटर्स। क्रिप्टो करेंसी के पॉपुलर एग्जांपल्स की अगर बात करें, बिटकॉइन है, इथेरियम है, लाइटकॉइन है, एक्सआरपी है। क्रिप्टो करेंसी क्या होता है ये होपफुली आप सबको पता होगा और ये तो पता होना चाहिए। यूपीएससी में तो मुझे नहीं लगता कि स्पेसिफिकली क्रिप्टो करेंसी के बारे में पूछेंगे। हाँ, मेंस में पूछ सकते हैं, कहीं रेफरेंस के तौर पे काम आ सकता है, लेकिन क्रिप्टो करेंसी इमर्जिंग टेक्नोलॉजी है, इमर्जिंग चीज़ है, इसके बारे में आपको बेसिक जानकारी तो होनी चाहिए। फिर इसके बाद ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी। ये जितनी भी क्रिप्टो करेंसी है, जैसे बिटकॉइन है, इसको माइन करने के लिए जिस टेक्नोलॉजी को यूज किया जाता है उसे बोलते हैं ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी। ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी एग्जैक्टली होती क्या है, ये जितना भी कंटेंट लिखा हुआ है इसको अगर समझने की कोशिश करें। देखो पुराने टाइम में क्या होता था, पुराने टाइम में अगर कोई ट्रांजैक्शन हो रहा है, अगर कोई पैसे का लेन देन हो रहा है, तो एक लेजर मेंटेन किया जाता था, एक बही खाता मेंटेन किया जाता था। इस बही खाते में लिखा जाता था कि ए आदमी ने बी आदमी को पैसा दिया, इस बी आदमी ने सी आदमी को पैसा दिया, हो सकता है बी आदमी ने किसी डी आदमी को भी पैसा दिया हो सकता है ए आदमी ने किसी ई इंसान को भी पैसा दिया हो। ये पूरा बही खाता मेंटेन किया जाता था।
और ये सेंट्रलाइज्ड होता था, कोई एक अथॉरिटी, कोई एक इंसान इसको मेंटेन करता था। इसमें प्रॉब्लम क्या था? इसमें प्रॉब्लम था घपले का, इसमें प्रॉब्लम था करप्शन का। अब भाई बही खाता है, एक बुक है, उसमें आपने 2 लाइन बीच में छोड़ दी, उन बीच की 2 लाइन में आपने कुछ अपने हिसाब से ऐड कर दिया अपने फायदे के लिए, हो गया बीच में करप्शन। इसको कितना रेगुलेट कर सकते हो आप? पॉसिबल ही नहीं है इसको प्रॉपरली रेगुलेट करना। ये जो ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी है, इसका सिस्टम ही अलग है, ये डिसेंट्रलाइज्ड है। कैसे? कि एक पूरा कंप्यूटर्स का नेटवर्क है, उस पूरे कंप्यूटर्स के नेटवर्क पे मान लेते हैं बिटकॉइन को माइन किया जा रहा है। अब उसमें होगा क्या कि इसमें ब्लॉक्स जनरेट होंगे। जैसे मान लेते हैं ये 3 ब्लॉक्स जनरेट हो गए। ये जो पहला ब्लॉक है इसको बुलाया जाएगा जेनेसिस ब्लॉक। इस ब्लॉक में जो भी ट्रांजैक्शन हुआ होगा उस ट्रांजैक्शन का डेटा होगा, जो भी रेलेवेंट इंफॉर्मेशन होगी वो रेलेवेंट इंफॉर्मेशन होगी। फिर इस ब्लॉक का एक होगा हैश नंबर। हैश नंबर बेसिकली यूनिक नंबर होता है जो कि सिर्फ इस ब्लॉक के लिए होगा, जो कि सिर्फ इस पहले वाले ब्लॉक के लिए होगा। फिर अगर कोई अगला ट्रांजैक्शन आप करोगे, अगला माइनिंग अगर आप करोगे, तो उसके लिए दूसरा ब्लॉक जनरेट होगा। ये जो दूसरा ब्लॉक है, इस दूसरे ब्लॉक में उस अगले ट्रांजैक्शन की इंफॉर्मेशन होगी। साथ ही साथ इस दूसरे ब्लॉक का अपना यूनिक हैश नंबर होगा। और इसमें एक तीसरी चीज और होगी, इसमें ये जो प्रीवियस ब्लॉक है जो कि इस ब्लॉक से कनेक्टेड है, पहला और दूसरा ब्लॉक जो कि एक दूसरे से कनेक्टेड है, तो इस दूसरे ब्लॉक में इस पहले वाले प्रीवियस ब्लॉक का भी हैश नंबर होगा ताकि दोनों ब्लॉक्स को कनेक्ट किया जा सके। और ये चेन ऐसे ही चलती रहेगी। मतलब आपकी पूरी इंफॉर्मेशन एक एक ब्लॉक में स्टोर की जाएगी, एक एक ब्लॉक को एक दूसरे से कनेक्ट किया जाएगा। और ये डिसेंट्रलाइज्ड है, कोई एक अथॉरिटी नहीं है जो इसको कंट्रोल कर रही है। ये जितना भी कंप्यूटर्स का नेटवर्क है, इस पूरे नेटवर्क में जो भी बिटकॉइन को माइन कर रहा है इस ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी को यूज करके, सबके पास में ये इंफॉर्मेशन जा रही है। अब अगर कोई बोले कि मुझे तो इंफॉर्मेशन चेंज करनी है, मुझे तो घपला करना है इस ब्लॉक में, पहली दिक्कत तो ये है कि इस इंफॉर्मेशन को चेंज करने में टाइम बहुत ज्यादा लगता है। कम से कम 15-20 मिनट लगते हैं एक ब्लॉक में छोटी सी इंफॉर्मेशन को चेंज करने के लिए, और ऐसे लाखों करोड़ों ब्लॉक्स हैं। सोचो कितना ज्यादा टाइम लग जाएगा। दूसरा एक और प्रॉब्लम है कि अगर आप एक ब्लॉक में कुछ भी चेंज करना चाहोगे तो ये जो चेंज है वो पूरे नेटवर्क को नोटिफाई किया जाएगा, पूरे नेटवर्क से वोट मांगा जाएगा कि भैया फलाने ब्लॉक में चेंज करने की कोशिश की जा रही है, क्या चेंज को प्रोसेस किया जाए या रोक दिया जाए। अब कोई भी अगर नोटिस करेगा कि यार घपला किया जा रहा है तो वो क्यों अप्रूव करेगा उस चेंज को। तो यहां पे जो करप्शन का वो है स्कोप, वो खत्म हो जाता है। डिसेंट्रलाइज्ड है तो ट्रांसपेरेंसी आ जाती है, सबके पास में इसकी इंफॉर्मेशन है, जो भी जनरेशन हो रहा है, जो भी ट्रांजैक्शन हो रहा है। और दूसरा, इंफॉर्मेशन को चेंज नहीं किया जा सकता है, तो इसकी वजह से करप्शन का जो स्कोप है वो खत्म हो जाता है। और वही लिखा हुआ है टेक्स्ट में कि ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी जो है वो एक डिस्ट्रीब्यूटेड लेजर है। पहले क्या हो रहा था कि एक बही खाता होता था जिस पे एक सेंट्रलाइज्ड अथॉरिटी होती थी, लेकिन अब ये जो इंफॉर्मेशन है वो पूरे नेटवर्क के पास में है। तो ये डिस्ट्रीब्यूटेड लेजर है दैट डुप्लीकेट्स एंड डिस्ट्रीब्यूट्स ट्रांजैक्शंस अक्रॉस नेटवर्क ऑफ कंप्यूटर्स पार्टिसिपेटिंग इन दी ब्लॉकचेन। इस ब्लॉकचेन में जितने भी कंप्यूटर्स पार्टिसिपेट कर रहे हैं उन सब के पास में ये इंफॉर्मेशन होगी। इट इज अ सेट ऑफ कनेक्टेड ब्लॉक्स ऑफ इंफॉर्मेशन ऑन एन ऑनलाइन लेजर। एक चीज और कि ये जो ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी है इसको आमतौर पर हम एसोसिएट करते हैं क्रिप्टो करेंसी से, बिकॉज इसको सिग्निफिकेंटली पहली बार क्रिप्टो करेंसीज के माइनिंग में ही यूज किया गया। बट ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी को बहुत सारी इंडस्ट्रीज में यूज किया जा सकता है। जैसे आपको क्राउड फंडिंग करनी है, जैसे आपको बैंकिंग में डेटा को मेंटेन करना है, कोई भी ऐसी इंडस्ट्री जहां पे डेटा बहुत ज्यादा है और डेटा को आपको डिसेंट्रलाइज्ड रखना है, डेटा को आपको ओपन मार्केट में रखना है, डेटा को आपको इस तरीके से रखना है कि भाई इसमें कोई चेंजेस बहुत इजीली नहीं किए जा सकते हैं, उस इंडस्ट्री में ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी को यूज किया जा सकता है। तो ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी का जो एप्लीकेशन है वो बहुत वाइड है। आमतौर पे हम ये सोच लेते हैं कि हाँ क्रिप्टो करेंसीज को माइन करने के काम में आती है, लेकिन ऐसा नहीं है। ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी हर फील्ड में, बहुत सारे इंडस्ट्रीज में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर सकता है। इस पे खूब सारी रिसर्च चल रही है। बिकॉज देखो ना कितनी खूबसूरत टेक्नोलॉजी है कि आप ना तो कोई करप्शन कर सकते हो,
ना कोई रेलेवेंट इंफॉर्मेशन में चेंज कर सकते हो, पूरे तरीके से डिसेंट्रलाइज्ड है, कोई ऐसी सेंट्रलाइज्ड अथॉरिटी नहीं है जो कि इसको मैनिपुलेट कर सकती है। तो अपने आप में बड़ी इंपॉर्टेंट टेक्नोलॉजी है। क्रिप्टो करेंसी क्या होती है, ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी क्या होती है, होपफुली आपको समझ में आया होगा। फिर एक है सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क्स ऑफ इंडिया। सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क्स ऑफ इंडिया ये सबसे इंपॉर्टेंट, सबसे प्रीमियम साइंस एंड टेक्नोलॉजी ऑर्गेनाइजेशन है हमारी कंट्री की, जो किसके अंडर फंक्शन करती है, मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड आईटी, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क्स ऑफ इंडिया साइंस एंड टेक ऑर्गेनाइजेशन है हमारी कंट्री की, फंक्शन किसके अंडर, मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड आईटी। ये जितनी भी इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज हैं, जैसे इंटरनेट ऑफ थिंग्स है, जैसे एआई है, जैसे ब्लॉकचेन है, उनमें रिसर्च करना और उनको प्रमोट करने का काम है सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क्स ऑफ इंडिया का। इसको सेटअप किया गया था 1991 में। कब सेटअप किया गया था, 1991 में सेटअप किया गया था। इनफैक्ट अभी रिसेंटली 2023 में ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी रिलेटेड एंटरप्रेन्योरशिप को प्रमोट करने के लिए सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क्स ऑफ इंडिया ने सेटअप किया एक फैसिलिटी को। कहां पे, अपने गुड़गांव के कैंपस में। तो गुड़गांव के कैंपस में ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी रिलेटेड एंटरप्रेन्योरशिप को प्रमोट करने के लिए STPI ने फैसिलिटी को सेटअप किया। कब किया, 2023 में। अभी 2024 में विश्वास ब्लॉकचेन टेक स्टैक को भी शुरू किया है मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी ने, टू ऑफर ब्लॉकचेन एज सर्विस। तो अब जो मिनिस्ट्री है, जो सरकार है, वो भी इंटरेस्ट ले रही है कि ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी को एज अ सर्विस प्रोवाइड करने के लिए मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी ने विश्वास ब्लॉकचेन टेक स्टैक को भी लॉन्च किया है। अभी 2024 में, आई थिंक सितंबर में लॉन्च किया है। इसको एक बार क्रॉस चेक कर लेना, लेकिन 2024 सही है। बहुत सिंपल सी चीज, सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क्स ऑफ इंडिया प्रीमियम साइंस एंड टेक ऑर्गेनाइजेशंस हैं। किसके अंडर फंक्शन करती हैं, मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। जितनी भी इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज हैं, जैसे इंटरनेट ऑफ थिंग्स, जैसे ब्लॉकचेन वगैरह, इनको प्रमोट करने का काम है। कब सेटअप किया गया है, 1991 में सेटअप किया गया है। 2023 में ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी रिलेटेड एंटरप्रेन्योरशिप को प्रमोट करने के लिए STPI ने अपने गुड़गांव के कैंपस में फैसिलिटी को सेटअप किया है। 2024 में मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी ने विश्वास ब्लॉकचेन टेक स्टैक की भी शुरुआत की है, ब्लॉकचेन को एज अ सर्विस ऑफर करने के लिए। देखो बहुत सिंपल सी चीजें हैं, इसमें रिवीजन जैसा भी कुछ नहीं है, बिकॉज आपको ये समझ में आना चाहिए। बेसिक इंट्रोडक्शन खुद से लिखना चाहिए आपको। फिनटेक क्या है ये भी आपको खुद से लिखना चाहिए, इसको रटने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। आइडिया लो और आगे बढ़ो। क्रिप्टो करेंसी क्या होती है, कई बार इसके बारे में पढ़ा हुआ है। ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी क्या होती है, होपफुली आपको समझ में आ गई होगी। सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क्स ऑफ इंडिया, इससे रिलेटेड कुछ फैक्ट्स हैं, इन फैक्ट्स को याद रखना। हम आगे बढ़ें उससे पहले वीडियो पे लाइक के बटन को दबा दो। लाइक दबाना जरूरी है, बिकॉज यूट्यूब ऐसे ही फंक्शन करता है। जब आप वीडियो पे लाइक के बटन को दबाते हो तो यूट्यूब वीडियो को कंसिडर करता है और थोड़ा सा पुश कर देता है। शेयर कर दो अपने सोशल मीडिया हैंडल्स पे, व्हाट्सएप वगैरह पे अपने फ्रेंड्स को, जो भी लोग इसमें इंटरेस्टेड है, इससे रिलेटेड पढ़ाई कर रहे हैं, उनको शेयर कर दो। और ये दो काम तो आपको खुद से करने चाहिए, बिकॉज इसमें आपका कुछ जाता नहीं है और यूट्यूब चैनल को थोड़ा सा पुश करता है, थोड़ी सी ग्रोथ मिलती है, जो कि अपने आप में इंपॉर्टेंट है। और अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को फॉर श्योर सब्सक्राइब कर लो। अच्छा, फिर इसके बाद बात आती है बाली फिनटेक एजेंडा के बारे में। बाली फिनटेक एजेंडा के तहत ये ग्लोबली एक्सेप्टेड 12 पॉलिसी एलिमेंट्स हैं। ग्लोबली एक्सेप्टेड 12 पॉलिसी एलिमेंट्स हैं जिनको स्टैब्लिश किया गया है मेंबर कंट्रीज को हेल्प करने के लिए इन फिनटेक एडवांसेस में। फिनटेक एडवांसेस जितने भी हो रहे हैं, ये जितने नए नए टेक्नोलॉजीज को लॉन्च किया जा रहा है फाइनेंस के फील्ड में, इन सब का फायदा सभी मेंबर कंट्रीज को मिले, उसके लिए 12 पॉलिसी एलिमेंट्स को तैयार किया गया है इस बाली फिनटेक एजेंडा में। और साथ ही साथ ये भी देखा जाता है कि टेक्नोलॉजी का जो एडवांसमेंट हो रहा है वो तो ठीक है, वो तो हमें इनकनक्रीट करना ही है, उसको तो हमें इनकॉर्पोरेट करना ही है, लेकिन उसके साथ में जो रिस्क एसोसिएटेड है उसको भी मैनेज करना है। IMF और वर्ल्ड बैंक ने इसको लॉन्च किया कब, 2018 में लॉन्च किया। तो बाली फिनटेक एजेंडा एक लाइन में याद रखना है, कब लॉन्च किया गया, 2018 में लॉन्च किया गया। किसने लॉन्च किया, IMF और वर्ल्ड बैंक ने लॉन्च किया। इसमें 12 पॉलिसी एलिमेंट्स हैं जो कि बात करते हैं
फिनटेक एडवांसमेंट के बारे में और जितने भी फिनटेक एडवांसमेंट्स हो रहे हैं उनके थ्रू मदद की जाए मेंबर कंट्रीज की, मेंबर कंट्रीज में एडवांसमेंट किया जाए। फिर एक है द फ्यूचर ऑफ ग्लोबल फिनटेक। द फ्यूचर ऑफ ग्लोबल फिनटेक जो है वो एक रिसर्च इनिशिएटिव है जिसको वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम और कैम्ब्रिज सेंटर फॉर ऑल्टरनेटिव फाइनेंस ने लॉन्च किया है। द फ्यूचर ऑफ ग्लोबल फिनटेक रिसर्च इनिशिएटिव है जिसको वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम और कैम्ब्रिज सेंटर फॉर ऑल्टरनेटिव फाइनेंस ने लॉन्च किया है। इसका एम क्या है कि फ्यूचर में ग्लोबल फिनटेक कहाँ जाने वाला है, किस तरीके से पब्लिक और प्राइवेट सेक्टर की नीड्स बढ़ने वाली हैं, उनको कैसे मैनेज किया जा सकता है, उनके लिए क्या प्रोवाइड किया जा सकता है, किस तरीके से रोबस्ट डेटा को यूज किया जा सकता है, उस सब को एक्सप्लोर करना, उस सब को स्टडी करना। देखो एक बार फिर से देखेंगे अपन। एक तो बात करेंगे सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क्स ऑफ इंडिया के बारे में, लिखते चलो। साइंस एंड टेक ऑर्गेनाइजेशन है, मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड आईटी के अंडर फंक्शन करती है, सेटअप किया गया है 1991 में। जितनी भी इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज हैं जैसे इंटरनेट ऑफ थिंग, एआई, ब्लॉकचेन वगैरह, उन सबको प्रमोट करने का काम करती है। 2023 में ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी से रिलेटेड एंटरप्रेन्योरशिप को प्रमोट करने के लिए अपने गुड़गांव कैंपस में एसटीपीआई ने एक फैसिलिटी को भी स्टैब्लिश किया। 2024 में मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी ने ब्लॉकचेन को एज अ सर्विस प्रोवाइड करने के लिए विश्वास ब्लॉकचेन टेक स्टैक को भी स्टैब्लिश किया। फिर इसके बाद हमने बात की बाली फिनटेक एजेंडा के बारे में। कब लॉन्च किया गया? 2018 में। किसने लॉन्च किया? आईएमएफ और वर्ल्ड बैंक ने। इसमें 12 पॉलिसी एलिमेंट्स हैं जो कि ग्लोबली एक्सेप्टेड हैं, जिनके थ्रू मेंबर कंट्रीज को मदद किया जाता है कि जितने भी फिनटेक एडवांसेस हो रहे हैं उनका फायदा मेंबर कंट्रीज को भी मिले। द फ्यूचर ऑफ ग्लोबल फिनटेक ये एक रिसर्च इनिशिएटिव है। किसका है? वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम और कैम्ब्रिज सेंटर फॉर ऑल्टरनेटिव फाइनेंस का। काम क्या है कि जितने भी फिनटेक एडवांसमेंट्स हो रहे हैं इनको एक्सप्लोर करना, इनको स्टडी करना, फ्यूचर में पब्लिक और प्राइवेट सेक्टर की नीड्स किस तरीके से चेंज होने वाली हैं उसको स्टडी करना, डेटा वगैरह को एनालाइज करना, वो सब काम है द फ्यूचर फॉर ग्लोबल फिनटेक का। इंडिया में फिनटेक का इवोल्यूशन किस तरीके से हुआ है एक लाइन में अगर बोले तो पिछले 1-1.5 डेकेड में, पिछले 10-15 साल में जो फिनटेक का इवोल्यूशन है हमारे कंट्री में वो बहुत फास्ट पेस पे हुआ है, वो बहुत रैपिडली हुआ है। हमने तो अपनी आंखों के सामने बढ़ते हुए देखा है। एक टाइम ऐसा था जब फुली कैश डिपेंडेंट इकोनॉमी हुआ करती थी। अब उस फुली कैश डिपेंडेंट इकोनॉमी से हम बहुत रैपिडली पार्शियली डिजिटल इकोनॉमी की तरफ मूव कर गए हैं। छोटे से छोटा वेंडर, छोटे से छोटे रिक्शे वाले आदमी, छोटे से छोटे लोग आजकल डिजिटल तौर पे इकोनॉमी को यूज कर रहे हैं, आजकल डिजिटल पेमेंट्स कर रहे हैं, जो कि अपने आप में बेहद सिग्निफिकेंट इंप्रूवमेंट है हमारी जैसे कंट्री में। बिकॉज इतनी लंबी चौड़ी पॉपुलेशन, लिमिटेड रिसोर्सेज, इलिटरेसी भी है, लोगों के पास में उतना पैसा भी नहीं है। उस कंट्री में सरकार के लिए पॉसिबल करना, अथॉरिटीज के लिए पॉसिबल करना कि हम फुली कैश डिपेंडेंट इकोनॉमी से पार्शियली डिजिटल इकोनॉमी की तरफ इतना रैपिडली मूव कर गए हैं, ये अपने आप में बड़ा अचीवमेंट है। टेक-एड 2020 क्या है? देखो, टेक-एड 2020 का मतलब टेक डेकेड। बेसिकली ये जो 2020 का डेकेड चल रहा है इसको बुलाया जा रहा है टेक डेकेड। ये कहा जा रहा है कि ये वो डेकेड है जहां पे टेक्नोलॉजी जो है वो एक इनोवेटिव फ्यूचर के लिए, वो एक ब्राइट फ्यूचर के लिए, वो एक बेहतर दुनिया के लिए एंडलेस पॉसिबिलिटीज को क्रिएट करने वाला है। तो ये टर्म याद रख लेना, प्रीलिम्स में अलग से नहीं पूछेंगे लेकिन क्वेश्चन आ जाएगा। और अगर आप लिखोगे टेक-एड 2020 तो थोड़ा खूबसूरत लगता है, थोड़ा ऐसा लगता है कि यार वेल रेड इंसान है, पढ़ के आया, इसको जानकारी है। टेक-एड 2020 का मतलब टेक का डेकेड। 2020s के बाद में ये जो अगले 10 साल हैं इनको टेक-एड बुलाया जा रहा है। ये वो 10 साल हैं जब टेक्नोलॉजी आने वाले इनोवेटिव फ्यूचर के लिए, ब्राइट फ्यूचर के लिए बहुत सारी एंडलेस पॉसिबिलिटीज को क्रिएट करने वाला है। इनफैक्ट हमारा जो लास्ट डेकेड रहा 2010 से लेकर 2019 तक, वो भी अपने आप में बड़ा सिग्निफिकेंट था टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट के मामले में। इंडिया की जो टेक्नोलॉजी इंडस्ट्री है वो पिछले 10 साल में उसने लगभग $100 बिलियन इन रेवेन्यू ऐड किए हैं
और लगभग 2 मिलियन जॉब्स को ऐड किया है। ये डेटा कहीं ना कहीं काम आ जाएगा, इसको दिमाग में रखना, मेंस के आंसर में काम आ जाएगा। तो टेकेड 2020 क्या है कि ये जो अगला डेकेड है हमारा, ये टेक्नोलॉजी बेस्ड डेकेड है। इसमें टेक्नोलॉजी के थ्रू बहुत सारी पॉसिबिलिटीज को, एंडलेस पॉसिबिलिटीज को क्रिएट किया जाएगा फॉर द इनोवेटिव फ्यूचर, फॉर द ब्राइट फ्यूचर। और हमारा जो पिछला डेकेड भी रहा है वो भी बड़ा ब्रिलियंट रहा है, वो भी बड़ा शानदार रहा है टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट के मामले में। इंडियन टेक्नोलॉजी इंडस्ट्री ने पिछले डेकेड में 2010 से लेकर 2019 के बीच में $100 बिलियन जनरेट किए हैं इन रेवेन्यू और लगभग 2 मिलियन जॉब्स जनरेट किए हैं। तो ये अपने आप में बड़ा सिग्निफिकेंट इंप्रूवमेंट है। अब बात आती है जो कि इंपॉर्टेंट है कि इंडिया में ये जो अलग अलग पेमेंट के सिस्टम्स लॉन्च किए गए हैं, इनका टाइमलाइन क्या रहा है। देखो, सबसे पहले लॉन्च किया गया आरटीजीएस को, रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट। आरटीजीएस को लॉन्च किया गया 2004 में। कब लॉन्च किया गया? 2004 में लॉन्च किया गया। कौन ऑपरेट करता है इसको? आरबीआई ऑपरेट करता है इसको। काम क्या है इसका? ये जितने भी इंटर बैंक इलेक्ट्रॉनिक कैश रेमिटेंसेज होते हैं, बैंक्स के बीच में जो हाई वैल्यू ट्रांजेक्शन्स होते हैं, जो कैश का ट्रांजेक्शन होता है, उसको इलेक्ट्रॉनिकली फुलफिल करता है आरटीजीएस, रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट। इससे पहले क्या हो रहा था? कोई ए बैंक है, कोई बी बैंक है, उनको मान लेते हैं कि 1 करोड़ रुपया ट्रांजेक्शन करना है, तो फिजिकली हो रहा था, जो कि रिस्की है। लेकिन आरटीजीएस आया, रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट। कब आया? 2004 में। कौन ऑपरेट करता है इसको? आरबीआई ऑपरेट करता है। इंटर बैंक इलेक्ट्रॉनिक कैश ट्रांजेक्शन्स को इस आरटीजीएस की वजह से पॉसिबल करवा पाया है। फिर एक है नेफ्ट, इसके बारे में आपने सुना होगा, नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड्स ट्रांसफर। नेफ्ट, नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड्स ट्रांसफर, इसको लॉन्च किया गया 2005 में और इसको भी मेंटेन कौन करता है? आरबीआई करता है। छोटे छोटे बैंक अकाउंट्स के बीच में जो छोटे छोटे अमाउंट का ट्रांजैक्शन होता है, वो ट्रांजैक्शन होता है नेफ्ट के थ्रू। दो बैंक्स के बीच में लंबा चौड़ा अमाउंट का अगर ट्रांजैक्शन होना है तो उसके लिए है आरटीजीएस, रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट, जिसको लॉन्च किया गया 2004 में। मेंटेन कौन करता है, ऑपरेट कौन करता है? आरबीआई। लेकिन दो बैंक अकाउंट्स के बीच में, जैसे मुझे और किसी दूसरे बैंक अकाउंट के बीच में ट्रांजैक्शन करना है, वो जो ट्रांजैक्शन किया जाता है वो किया जाता है नेफ्ट के थ्रू, नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड्स ट्रांसफर। जैसे मेरा बैंक अकाउंट पीएनबी में, कोई दूसरा एसबीआई में, इन दोनों के बीच में जो छोटा सा ट्रांजैक्शन होगा, जो स्मॉल वैल्यू का ट्रांजैक्शन होगा, उसके लिए यूज किया जाता है नेफ्ट। इसको कब इंट्रोड्यूस किया गया? 2005 में इंट्रोड्यूस किया गया। मेंटेन कौन करता है? आरबीआई यूज करता है, आरबीआई मेंटेन करता है। फिर आईएमपीएस, इमीडिएट पेमेंट सर्विसेज। इमीडिएट पेमेंट सर्विसेज को 2010 में लॉन्च किया गया और ये बेसिकली 24/7 इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर फैसिलिटी है। 24/7, 24 घंटे 7 दिन आप इसके थ्रू इलेक्ट्रॉनिकली फंड को ट्रांसफर कर सकते हो, आईएमपीएस। फिर है एईपीएस, आधार इनेबल्ड पेमेंट सिस्टम। आधार इनेबल्ड पेमेंट सिस्टम को 2010 में लॉन्च किया गया रूरल एरियाज के फाइनेंशियल इंक्लूजन को एंश्योर करने के लिए। अब देखो, हर इंसान को फाइनेंशियल टेक्नोलॉजीज की नॉलेज नहीं है, हर इंसान के पास में स्मार्टफोन नहीं है, तो आधार के थ्रू जो बायोमेट्रिक्स होते हैं उनको यूज करके पेमेंट्स को पॉसिबल किया जाता है इस आधार इनेबल्ड पेमेंट सिस्टम में। दूसरा है आधार पेमेंट ब्रिज सिस्टम। ये गवर्नमेंट की तरफ से जो सब्सिडीज मिलती हैं, जो बेनिफिट्स मिलते हैं, ये जो बल्क पेमेंट्स होते हैं, इन बल्क पेमेंट्स के लिए यूज किया जाता है आधार पेमेंट ब्रिज सिस्टम को। आधार से वेरिफिकेशन प्रॉपर हो जाता है, करप्शन का स्कोप नहीं रहता है और बहुत इजीली जो भी टारगेटेड बेनिफिशियरी है उसको पैसा ट्रांसफर कर दिया जाता है आधार पेमेंट ब्रिज सिस्टम के थ्रू। सीटीएस, चेक ट्रंकेशन सिस्टम। चेक ट्रंकेशन सिस्टम को 2011 में लॉन्च किया गया। चेक्स का जो फास्टर क्लियरेंस आज हम देखते हैं, आप चेक डाल के आओ और हैंड टू हैंड क्लियर हो जाता है, ये किसकी वजह से पॉसिबल है? सीटीएस की वजह से, चेक ट्रंकेशन सिस्टम की वजह से। नाच, नेशनल ऑटोमेटेड क्लियरिंग हाउस, 2012 में इसको लॉन्च किया गया। नेशनल ऑटोमेटेड क्लियरिंग हाउस को 2012 में लॉन्च किया गया। ये वेब बेस्ड प्लेटफॉर्म है फॉर इंटर बैंक इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजेक्शन्स ऑफ रिपीटेटिव एंड हाई वॉल्यूम्स। वेब बेस्ड है और
बैंक्स के बीच में जो रिपीटेटिव और हाई वॉल्यूम के ट्रांजेक्शन्स होते हैं उनके लिए लॉन्च किया गया नाच को, नेशनल ऑटोमेटेड क्लियरिंग हाउस को। कब? 2012 में लॉन्च किया गया है। देखो एक बार फिर से देख लेते हैं। हमने बात की आरटीजीएस के बारे में, रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट के बारे में। कब लॉन्च किया गया? 2004 में लॉन्च किया गया। मेंटेन कौन करता है? आरबीआई मेंटेन करता है। इंटर बैंक्स, दो बैंक्स के बीच में इलेक्ट्रॉनिकली कैश को ट्रांसफर करने की फैसिलिटी है, लेकिन हाई वैल्यू के ट्रांजेक्शन्स किए जाते हैं। दूसरा हमने बात की नेफ्ट, नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड्स ट्रांसफर। इसको लॉन्च किया गया 2005 में। कौन मेंटेन करता है? आरबीआई। दो बैंक अकाउंट्स के बीच में जो फंड्स का ट्रांजेक्शन होता है इलेक्ट्रॉनिकली, उसके लिए यूज किया जाता है नेफ्ट को। आईएमपीएस, इमीडिएट पेमेंट सर्विस, इसको लॉन्च किया गया 2010 में। 24/7 इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर करने की फैसिलिटी है इस आईएमपीएस में। एईपीएस, आधार इनेबल्ड पेमेंट सिस्टम, 2010 में इसको लॉन्च किया गया। आधार के जो बायोमेट्रिक्स होते हैं उनके थ्रू पेमेंट सिस्टम को इनेबल, मतलब पेमेंट सिस्टम को पॉसिबल किया जाता है इस आधार इनेबल्ड पेमेंट सिस्टम में। आधार पेमेंट ब्रिज सिस्टम, गवर्नमेंट की तरफ से जो सब्सिडीज मिलती हैं, गवर्नमेंट की तरफ से जो बेनिफिट्स मिलते हैं और ये जो रीअकरिंग बल्क पेमेंट्स होते हैं उसके लिए यूज किया जाता है आधार पेमेंट ब्रिज सिस्टम को। सीटीएस, चेक ट्रंकेशन सिस्टम, 2011 में इसको लॉन्च किया गया। चेक्स को आज जो हम इतना तेजी से फास्टर तरीके से क्लियर कर देते हैं वो किसकी वजह से पॉसिबल है? सीटीएस की वजह से। नाच, नेशनल ऑटोमेटेड क्लियरिंग हाउस, कब लॉन्च किया गया? 2012 में। वेब बेस्ड प्लेटफॉर्म है जिसके थ्रू इंटर बैंक ट्रांजेक्शंस होते हैं हाई वॉल्यूम के और जो रिपीटेटिव होते हैं नेचर में। रुपे, इसके बारे में हमने पढ़ा हुआ है। 2012 में इसको लॉन्च किया गया। एनपीसीआई ने लॉन्च किया। ग्लोबल कार्ड पेमेंट का नेटवर्क है रुपे। होपफुली आपको इसके बारे में याद होगा, इसको तो भूलने का कोई मतलब ही नहीं है। बीबीपीएस, इसके बारे में पढ़ा हुआ है। भारत बिल पेमेंट सिस्टम, 2014 में इसको लॉन्च किया गया और ये वन स्टॉप प्लेटफॉर्म है फॉर पेमेंट ऑफ ऑल काइंड्स ऑफ बिल्स। आपका बिजली का बिल है, फोन का बिल है, ये बिल है, वो बिल है, उस सब बिल पेमेंट के लिए भारत बिल पेमेंट सिस्टम को 2014 में लॉन्च किया गया। भीम, इसके बारे में पढ़ने की जरूरत नहीं, पता होना चाहिए। भारत इंटरफेस फॉर मनी, 2016 में इसको लॉन्च किया गया। ये मोबाइल वैलेट ऐप है जिसको एनपीसीआई ने डेवलप किया, यूपीआई के ऊपर ये बेस्ड है। भारत क्यूआर कोड, इसको भी आपने यूज किया होगा, 2016 में इसको लॉन्च किया गया। इंटीग्रेटेड पेमेंट का सिस्टम है, बेसिकली क्यूआर कोड को स्कैन करो और पेमेंट कर दो, भारत क्यूआर कोड। इसको डेवलप किया एनपीसीआई ने, वीजा मास्टर कार्ड ने और अमेरिकन एक्सप्रेस ने। एनपीसीआई, वीजा मास्टर कार्ड, अमेरिकन एक्सप्रेस ने डेवलप किया इस भारत क्यूआर कोड को। देखो ये छोटे छोटे टर्म्स हैं और ये छोटे छोटे टर्म्स मेंस में आंसर लिखते टाइम पे काम आ जाते हैं, प्रीलिम्स में कहीं कोई छोटा सा स्टेटमेंट आ गया वहां काम आ जाते हैं। तो इनको अपने नोट्स में ढंग से लिख लो, छोटे छोटे में लिख लो, बिल्कुल एकदम डिटेल में घुसने की जरूरत नहीं है, बिकॉज इतना रीसेंट नहीं है। कोई 2004 का है, कोई 2015 का है, कोई 2016 का है, लेकिन जानकारी होनी चाहिए। तो एक बार फिर से देख लेते हैं। आरटीजीएस, रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट, 2004 में लॉन्च किया गया, आरबीआई मेंटेन करता है। इंटर बैंक ट्रांजेक्शन्स के लिए, बैंक्स के बीच में जो हाई वॉल्यूम के ट्रांजेक्शन्स होते हैं उनके लिए लाया गया था आरटीजीएस को। नेफ्ट, नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड्स ट्रांसफर, 2005 में लॉन्च किया गया, आरबीआई मेंटेन करता है। छोटे छोटे बैंक अकाउंट्स के बीच में जो छोटे छोटे ट्रांजेक्शन्स होते हैं उनके लिए है नेफ्ट। आईएमपीएस, इमीडिएट पेमेंट सर्विसेज, 2010 में लॉन्च किया गया। 24/7 इलेक्ट्रॉनिक कैश फंड ट्रांसफर करने की फैसिलिटी है। फिर एईपीएस, आधार इनेबल्ड पेमेंट सिस्टम, इसको भी 2010 में लॉन्च किया गया। रूरल एरियाज में फाइनेंशियल इंक्लूजन को एंश्योर करने के लिए आधार इनेबल्ड पेमेंट सिस्टम को लाया गया। बेसिकली बायोमेट्रिक्स के थ्रू पेमेंट है उसको इनेबल किया जाता है। आधार पेमेंट ब्रिज सिस्टम, गवर्नमेंट की तरफ से जो सब्सिडीज मिलती है, जो बेनिफिट्स मिलते हैं, ये रीअकरिंग होते हैं, एक टाइम के बाद मिलते हैं, हर महीने बाद या हर 6 महीने बाद। तो ये जो बल्क पेमेंट्स हैं इनके लिए आधार पेमेंट ब्रिज सिस्टम है। आधार से आइडेंटिफिकेशन भी सही हो जाता है, करप्शन का स्कोप भी कम हो जाता है। सीटीएस, चेक ट्रंकेशन सिस्टम, 2011 में इसको लॉन्च किया गया। चेक्स का जो फास्टर क्लियरेंस पॉसिबल हो पाता है आज की डेट में वो सीटीएस की वजह से है। नाच, नेशनल ऑटोमेटेड क्लियरिंग हाउस, 2012 में इसको लॉन्च किया गया। वेब बेस्ड प्लेटफॉर्म है। इंटर बैंक्स, दो बैंक्स के बीच में जो हाई वॉल्यूम के रिपीटेटिव ट्रांजेक्शन्स होते हैं उसके लिए नाच है। रुपे, 2012 में एनपीसीआई ने लॉन्च किया, ग्लोबल कार्ड पेमेंट का नेटवर्क है। बीबीपीएस, भारत बिल पेमेंट सिस्टम, इसको 2014 में लॉन्च किया गया। ये वन स्टॉप प्लेटफॉर्म है जिस पे आप किसी भी तरीके के बिल के पेमेंट को कर सकते हो।
भीम भारत इंटरफेस फॉर मनी, इसको 2016 में लॉन्च किया गया। ये मोबाइल वैलेट ऐप है, एनपीसीआई ने इसको लॉन्च किया है, यूपीआई के ऊपर बेस्ड है। भारत क्यूआर कोड, इसको भी 2016 में लॉन्च किया गया और ये क्यूआर कोड बेस्ड डिजिटल पेमेंट मैकेनिज्म है। क्यूआर कोड को स्कैन करो, पे कर दो। किसने डेवलप किया? एनपीसीआई, वीजा, मास्टरकार्ड और अमेरिकन एक्सप्रेस ने। ये छोटी छोटी चीजें काम की हैं, इनको इग्नोर मत करना, इनको अपने नोट्स में लिख लेना। फिर इसके बाद बात आती है डिजिटल पेमेंट्स इन इंडिया, द यूपीआई स्टोरी। देखो, जब डिजिटल इंडिया को लॉन्च किया गया था, मोदी सरकार ने जब डिजिटल इंडिया को लॉन्च किया तो उसका ऑब्जेक्टिव क्या था? उसका ऑब्जेक्टिव था कि हमें फेसलेस, पेपरलेस और कैशलेस स्टेटस को अचीव करना है। और मेरे हिसाब से उस टाइम पे ये बड़ा एम्बिशियस था इंडिया जैसे कंट्री में, जहाँ पे कैश फ्लोट कर रहा था, डिजिटल इकोनॉमी के नाम पे कुछ था ही नहीं। वहाँ पे ये अचीव करना कि हमें फेसलेस, पेपरलेस और कैशलेस स्टेटस को अचीव करना, ये अपने आप में बड़ा विजन था। और इसका नतीजा क्या हुआ कि आज की डेट में जो डिजिटल पेमेंट ट्रांजेक्शन्स हैं वो कंसिस्टेंटली इंप्रूव हो रहे हैं, वो कंसिस्टेंटली इंक्रीज हो रहे हैं ओवर द लास्ट फ्यू ईयर्स। और इसको पॉसिबल करने के लिए कई सारे एप्स को, कई सारे इनोवेशंस को, कई सारे प्रोडक्ट्स को, कई सारे सर्विसेज को लॉन्च किया गया है। ये जितने भी हमने पढ़े ये सब उसी लाइन में काम किया गया है। जैसे यूपीआई, यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस, लॉन्च किया गया इसको 2016 में, और इसने ये जो डिजिटल ट्रांजैक्शंस हैं उनको रिवॉल्यूशनाइज किया। यूपीआई रियल टाइम पेमेंट सिस्टम है। इसके इंटरफेस को रेगुलेट कौन करता है? आरबीआई रेगुलेट करता है। इनफैक्ट आज की डेट में जो डिजिटल पेमेंट्स होते हैं उनमें से लगभग 40 to 45% डिजिटल ट्रांजैक्शंस जो हैं वो यूपीआई के ऊपर बेस्ड हैं। पीआईबी की रिपोर्ट ये कहती है कि ये जो यूपीआई ट्रांजैक्शंस हैं वो 2017-18 में 1 लाख करोड़ के हुआ करते थे। 2022-23 में वो बढ़ के कितने हो गए? 139 लाख करोड़। तो सोचो कितना सिग्निफिकेंट इंप्रूवमेंट हुआ है डिजिटल पेमेंट्स में। और इसमें सबसे बड़ा रोल किसका है? यूपीआई का, यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस का। यूपीआई क्या होता है ये आपको पता होगा, बट हाँ किताब में दे रखा है तो हम पढ़ लेते हैं। कब लॉन्च किया गया? 2016 में लॉन्च किया गया है। डिजिटल पेमेंट्स को रिवोल्यूशनाइज करने में यूपीआई का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। रियल टाइम पेमेंट सिस्टम है। आपको अब ट्रांजैक्शन करना है, आपको अब पैसा भेजना है अपने किसी दोस्त को, आप भेज सकते हो यूपीआई के थ्रू, कोई दिक्कत नहीं है। इसके इंटरफेस को कौन रेगुलेट करता है? आरबीआई रेगुलेट करता है। पीआईबी क्या कहता है, और इसको थोड़ा सा याद रख लिया करो, कुछ डेटा ऐसा होता है जिसको अगर आप याद रखोगे और कोट करोगे तो काम आता है। पीआईबी ये कह रहा है कि 2017-18 में जो यूपीआई ट्रांजैक्शंस थे उनकी वैल्यू कितनी थी? 1 लाख करोड़। 2022-23 में बढ़ के कितनी हो गई? 139 लाख करोड़। भीम यूपीआई अभी हमने बात की है, इंस्टेंट पेमेंट का सिस्टम है जिसको एनपीसीआई ने डेवलप किया है। और भीम यूपीआई अगर आपने यूज किया होगा तो एक नंबर में, एक मोबाइल ऐप में कई सारे मल्टीपल अकाउंट्स, बैंक अकाउंट्स को ऐड किया जा सकता है। और जितनी भी फैसिलिटीज हैं, जितने भी फीचर्स होते हैं ऑनलाइन पेमेंट के, वो सारे भीम यूपीआई में प्रोवाइड किए जाते हैं। इंडिया ने 13 कंट्रीज के साथ में मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन किया है इस चीज के लिए कि वो कंट्रीज अपने डिजिटल पेमेंट्स को फुलफिल करने के लिए यूपीआई को अडॉप्ट करें। मतलब यूपीआई के थ्रू उन कंट्रीज में डिजिटल पेमेंट्स को इंश्योर किया जाए। कौन कौन सी कंट्रीज हैं? सिंगापुर है, यूएई है, ओमान है, भूटान है, नेपाल है, सऊदी अरेबिया है, मलेशिया है, फ्रांस है, बेल्जियम है, नीदरलैंड्स है, स्विट्जरलैंड वगैरह है। इंपॉर्टेंट इसमें क्या है कि यूपीआई नेटवर्क को बढ़ाने के लिए, एक्सपेंड करने के लिए इंडिया ने 13 कंट्रीज के साथ में मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग को साइन किया है। देखो ये ऐसे टॉपिक्स हैं, पढ़ने में ऐसे लगते हैं कि इजी से हैं, इजी हैं भी, इनमें कुछ डिफिकल्ट भी नहीं है, लेकिन हाँ बहुत सारा फैक्ट है कि 2016 में कौन सा आया, 2004 में कौन सा आया, 2005 में कौन सा आया। इस पे अगर आप थोड़ा सा टाइम लगा दोगे, 1-2 दिन लगा दोगे, नोट्स बना लोगे और 4-6 बार रिवाइज कर लोगे तो आपके दिमाग में बैठ जाएगा। और दिमाग में बैठ गया तो इससे रिलेटेड मेंस में जब भी क्वेश्चन आएगा आपको अच्छे खासे मार्क्स मिलेंगे। इससे रिलेटेड प्रीलिम्स में कोई एक आधा लाइन आ गई तो आप क्वेश्चन को देख के और उस लाइन को देख के आंसर को डिडक्ट कर सकते हो। तो ये चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं। चैप्टर्स लगते सस्ते हैं लेकिन इंपॉर्टेंट पूरे पूरे हैं। अच्छा, एनपीसीआई, नेशनल पेमेंट्स कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, हर जगह पे इसका नाम आता है। ये नेशनल पेमेंट्स कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया क्या है?
ये आरबीआई का और इंडियन बैंक्स एसोसिएशन का इनिशिएटिव है। बैंक्स की एक एसोसिएशन है, इंडियन बैंक्स एसोसिएशन और आरबीआई, इन दोनों ने मिलकर शुरुआत की इस नेशनल पेमेंट्स कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया की। किसके प्रोविजंस के अंडर एनपीसीआई को शुरू किया गया? पेमेंट एंड सेटलमेंट एक्ट ऑफ 2007 के अंडर इसकी शुरुआत की गई। इंडिया में पेमेंट का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, सेटलमेंट का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, उसको सिग्निफिकेंटली इंप्रूव करने के लिए शुरू किया गया नेशनल पेमेंट्स कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया को। किसने शुरू किया? आरबीआई और इंडियन बैंक्स एसोसिएशन ने। इसका हेडक्वार्टर कहां पर है? मुंबई में है। कब स्टैब्लिश किया गया? 2008 में स्टैब्लिश किया गया। और ये अम्ब्रेला ऑर्गेनाइजेशन है फॉर रिटेल पेमेंट्स एंड सेटलमेंट्स इन इंडिया। और बहुत सारे सिस्टम्स जो हैं वो एनपीसीआई पे ऑपरेट करते हैं। जैसे अभी हमने पढ़ा है, रुपे कार्ड है, आईएमपीएस है, नाच है, एबीपीएस है, एनएफएस है, भारत बिल पेमेंट सिस्टम है। ऐसे बहुत सारे सिस्टम्स हैं जो कि एनपीसीआई पे ऑपरेट करते हैं। और इसके साथ आज की हमारी बातचीत खत्म हो गई। देखो, रिवीजन तो हमने साथ के साथ किया है, लेकिन मैं फिर भी जाते जाते एक बार एडवाइस करूंगा कि ये सेशन ऐसा है कि इसके शॉर्ट नोट्स बनाओ। मतलब इकोनॉमी में अब तक हमने जो पढ़ा है वो ऐसा सेशन था जो कॉन्सेप्चुअल है, जिसमें आपको दिमाग लगाना पड़ेगा, जिसमें आपको चीज़ें समझनी पड़ेंगी, उससे एक अच्छा खासा चंक आता है। लेकिन ये वो सेक्शन है जहाँ से क्वेश्चंस आएंगे ढंग के, और बहुत इजी क्वेश्चंस आएंगे। अगर आपने अच्छे से रिवाइज किया है, अगर आपके दिमाग में चीज़ें हैं, तो ये प्रीलिम्स में और मेंस में दोनों में आपको मदद करेगा और नंबर दे के जाएगा अच्छे खासे। तो इसको लाइटली नहीं लेना। आगे वाले जितने भी चैप्टर्स हैं लगते लाइट हैं, हल्के से हैं, लेकिन काम के बड़े हैं। अगर आपने एक आधी बारी मेंस दिया होगा तो आपको ये समझ में आता होगा, और नहीं तो आने लग जाएगा। कोई डाउट हो कमेंट करके पूछ लेना। थैंक यू वेरी मच।